हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन आप लोगों को एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कुछ कंटेंट एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद में आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट देखने के लिए आपको या तो किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या फिर कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट लेकर आने के लिए आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जिसकी मदद से आप लोग अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी एक वेल गाइडेड मैनर में कर सकें, स्मार्ट एफर्ट्स के साथ में कर सकें और कंफर्टेबली आप लोग अपने एग्जामिनेशंस वगैरह को निकाल सकें, क्रैक कर सकें, अपने सिलेक्शंस वगैरह ले सकें। समाज में आपका एक नाम हो, सम्मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो एंड जिन पोस्ट पर आप जाएँ उन पर रहते हुए, काम करते हुए देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना एक योगदान दे सकें, कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड इसी नोट पे हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ का हमारा टॉपिक शुरू किया था। इसमें हम लोगों ने आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 तक बातचीत अपनी कर ख़त्म कर ली थी। आर्टिकल 1 में हम लोगों ने ये देख लिया था कि भारत का जो नाम है ऑफिशियली इंडिया, दैट इज़ भारत, क्यों रखा गया है। एंड दूसरी बात हमने ये देखी थी उसी आर्टिकल में कि इंडिया हालांकि एक फेडरेशन है, उसके बाद भी इसको फेडरेशन ना बोलकर संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों बोला गया है, वो पहली बात हमने देख ली थी। उसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल 2 के बारे में बात करी थी, जो हमारे पार्लियामेंट को पावर देता है नए स्टेट्स को इंडियन यूनियन में शामिल करने का। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि भारत में अगर अभी भारतवर्ष में कोई इलाका ऐसा है जो अभी भारतवर्ष का पार्ट नहीं है, अगर आप उसको शामिल करवाना चाहते हैं इंडिया में या उसको इंडिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो उसकी जो प्रोसेस है या उसका जो पावर है वो आर्टिकल 2 ने पार्लियामेंट को दिया है। इतनी बातचीत हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में कर ख़त्म करी थी। आज हम लोग उसके आगे अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और आर्टिकल 3 के बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। या फिर हम लोग इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वो इलाका या वो एरिया जो पहले से हिंदुस्तान का पार्ट है, उसमें अगर आपको कोई इंटरनल रीएडजस्टमेंट वगैरह करना होगा तो आप कैसे करोगे। या फिर अगर आप नए स्टेट्स इंडिया में एग्जिस्टिंग जो आपका इलाका है जो पहले से भारत का पार्ट है, उसमें अगर आप कोई नया स्टेट या कोई नई यूनियन टेरिटरी बनाना चाहते हो तो आप वो कैसे बनाओगे। ये सारी की सारी बातचीत, ये सारा का सारा डिस्कशन हमें आज के लेक्चर में करना है। तो इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है क्योंकि यहाँ से पॉलिटी में जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो न्यूज़ में कई सारी चीज़ें जो चर्चाओं में रहती हैं उनके साथ में हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। यहाँ से जो एग्जांपल्स हैं वो रियल लाइफ के साथ में जुड़ना शुरू होंगे एंड कहीं ना कहीं हमारी थ्योरी जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं प्रैक्टिकली हमें अप्लाई होती हुई जो है दिखेगी। तो इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, बहुत अवेयरिंग सेशन रहने वाला है। नई नई इन्फॉर्मेशन और नई नई जानकारी हमें पता चलेंगी और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल सेशन रहने वाला है। सो इस सेशन में हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल नंबर 3 या फिर यूँ बोलूँ कि पार्लियामेंट की जो ये पावर है हमारे एग्जिस्टिंग जो इंडियन टेरिटरी है उसमें रीएडजस्टमेंट करने की, इसको बहुत डिटेल में समझ के ख़त्म करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन जनरल स्टडीज़। सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, टॉपिक हमारा रहने वाला है यूनियन एंड इट्स गवर्नमेंट और आज के जो थीम है आज के सेशन की वो रहेगी पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, जिसको हम लोग कई बार इंटरनल रीएडजस्टमेंट भी कहते हैं। चलें शुरू करते हैं इसको। तो हम लोगों को इस सेशन में बातचीत करनी है पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की जो पार्लियामेंट की पावर है उसके बारे में हम लोग आज के सेशन में बातचीत करने वाले हैं। रीऑर्गेनाइज करने का मतलब ये कि जो पहले से मौजूद आपके स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरी हैं, यहाँ पर जितनी भी बातचीत हो रही है भारत का जो पहले से हिस्सा है उस इलाके की बातचीत हो रही है। आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैं ये बात आपको फिर से बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर 2 ये बोलता है कि अगर कोई इलाका है, अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है जो भारत का पार्ट नहीं है और अगर वो आके हमसे बोले कि भैया हमें अपना हिस्सा बनाओ या फिर जो भी बात हो, कोई किसी भी चीज़ के चलते अगर हम लोग उसको अपने देश का हिस्सा बना रहे हैं तो वो बनाने की जो पावर है संसद के पास में है आर्टिकल 2 के तहत में। अब लेट से एग्जांपल के लिए श्रीलंका की बात करते हैं। आजकल उनके पास में पैसे वैसे नहीं है, तो कल को पता चला श्रीलंका वाले आ गए और हमसे बोला कि भैया भारत का हिस्सा बना लो, हमसे हमारा देश नहीं संभल रहा। तो एक तो हम लोग ये कर, अब श्रीलंका पहले से एग्जिस्ट तो करता है ना, वो भले भारत का हिस्सा नहीं है मगर श्रीलंका राज्य या श्रीलंका देश के नाम से वो पहले से एग्जिस्ट तो करता है। अब भारत की संसद अगर वाकई में श्रीलंका को मिला ले इंडिया में तो उसके लिए वो आर्टिकल नंबर 2 का इस्तेमाल करेगी। दो तरीकों से वो श्रीलंका को मिला सकती है, या तो पूरा का पूरा श्रीलंका भारत का पार्ट बना लो, ठीक है, तो वो अपने आप में एक स्टेट होता है, एक स्टेट हो गया और उसको हमने पूरा का पूरा जो है हिंदुस्तान का पार्ट बना लिया और डिक्लेयर कर दिया कि ऐसे श्रीलंका हमारा 29वां राज्य हो गया। या तो ये कर लो, या फिर दूसरी चीज़ जो की जा सकती है वो ये की जा सकती है कि हम श्रीलंका को लेट से 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। हम ये बोलेंगे कि ये जो एग्जिस्टिंग श्रीलंका है इसमें से हम लोग 2 राज्य
राज्य या 3 राज्य बनाते हैं और ये 3 नए राज्यों को हम लोग हिंदुस्तान में शामिल करेंगे। इलाका अभी भी हम लोग उतना ही शामिल कर रहे हैं, बट अब हमने क्या किया, शामिल करने के पहले 2-3 नए राज्य बना लिए जो पहले से हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं थे और उसके बाद में हमने उनको शामिल किया। तो ये दोनों काम अगर हम करना चाहें तो आर्टिकल 2 के तहत में करते हैं। और कौन करता है ये काम? भारत की संसद करती है। तो यही बात हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़कर खत्म करी थी कि अगर हिंदुस्तान में आप किसी ऐसे इलाके को मिला रहे हो जो पहले से हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है, या तो पहले से कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है या फिर वो स्टेट जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको अगर आप अपना हिस्सा बनाना चाहते हो तो आर्टिकल 2 का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल 3 में हम लोग क्या करते हैं, अब ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसलिए इस बात को समझिए अच्छे से। आर्टिकल 3 में हम क्या करते हैं, पहले से वो इलाका जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो सारे के सारे राज्य जो हिंदुस्तान का पार्ट हैं, वो सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज जो हिंदुस्तान का पार्ट हैं, अगर उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव करना चाहें, उसमें से कोई नया राज्य बनाना चाहें या कुछ इस तरीके का इंटरनल रीएडजस्टमेंट करना चाहें, तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 2 के तहत में भी नए राज्य बनाए जाते हैं और आर्टिकल 3 के तहत में भी नए राज्य बनाए जाते हैं, मगर आर्टिकल 2 के तहत में जिन नए राज्यों को बनाया जाता है वो पहले से भारतवर्ष का पार्ट नहीं होते। आर्टिकल 3 के तहत में जिन नए राज्यों को बनाया जाता है ये उसी इलाके से बनाए जाते हैं जो पहले से भारतवर्ष का पार्ट थे। दूसरे शब्दों में ये एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होता है आर्टिकल 2, और आर्टिकल 3 का इस्तेमाल इंटरनल रीएडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। अब इस बात को क्लियर रखना है क्योंकि इस पूरे सेशन में इंटरनल रीएडजस्टमेंट के बारे में बातचीत होने वाली है या फिर आर्टिकल 3 के बारे में बातचीत होने वाली है। चलें अब शुरू करते हैं। आर्टिकल 3 ऑथोराइजेस द पार्लियामेंट टू, आर्टिकल नंबर 3 जो है वो पार्लियामेंट को क्या क्या करने के लिए ऑथराइज करता है, 5-6 चीजें करने के लिए ऑथराइज करता है, एक एक करके पढ़ते हैं। फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। मतलब ये कि भारत की संसद को आर्टिकल नंबर 3 भारत की संसद को क्या क्या करने के लिए ऑथराइज करता है। सबसे पहली चीज जिसके लिए वो ऑथराइज करता है वो ये है कि आप नया स्टेट बना सकते हैं। अब ये नया स्टेट बनाने के लिए आप चाहो तो पहले से कोई अगर राज्य एग्जिस्ट करता है तो उसकी टेरिटरी के किसी हिस्से को काटकर अलग कर दो और एक नया राज्य बना दो, या फिर आप एक काम करो, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों को या तो पूरा मिला के कोई नया राज्य बना दो, या 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के जो है टेरिटरीज वगैरह को में से कुछ टेरिटरीज आप निकाल के उनको साथ में मिला के एक नया राज्य बना दो। या फिर आप ये कर सकते हो कि किसी एक राज्य की टेरिटरी को आप निकालो और किसी दूसरे राज्य में जो है आप उसको मिला दो और इस तरीके से आप नया राज्य बना सकते हो, या फिर किसी एक राज्य की टेरिटरी को किसी दूसरे राज्य का हिस्सा बना सकते हो। ये बात समझ में आ गई। आप जो इलाके से आपने टेरिटरी निकाली है वो उस टेरिटरी के बिना अब एक नए राज्य के तौर पे एग्जिस्ट करेगा, और जिस राज्य में आपने टेरिटरी डाली है वो नई टेरिटरी के साथ में एक स्टेट के तौर पर एग्जिस्ट करेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो याद रखना है पहली पावर क्या है आर्टिकल 3 के तहत में। आर्टिकल 3 के तहत में पहली पावर है कि भारत की संसद को भारत का संविधान आर्टिकल 3 के तहत ये ताकत देता है कि अगर तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, अगर तुम चाहते हो तो तुम नया राज्य बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? पहले से कोई एग्जिस्टिंग राज्य है तो उसकी टेरिटरी का कुछ हिस्सा काटकर अलग खोलो और उससे नया राज्य बना दो। ये कई बार अपने देश में हो चुका है। सबसे पहले अपन लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल अगर आप उठाना चाहोगे तो अपने पास में अपने देश में सबसे पहले मद्रास स्टेट के नाम से एक बड़ा स्टेट हुआ करता था। मद्रास स्टेट में आज का पूरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी आया करता था। अब ये लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई हम जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं हमको मद्रास स्टेट से अलग करके एक अपना अलग राज्य दिया जाए। अल्टीमेटली फिर भारत सरकार ने उनको एक नया राज्य बनाकर दिया। तो वे नया राज्य कैसे बनाया उन्होंने? पहले से जो एग्जिस्टिंग मद्रास स्टेट था उसमें से वो उतना इलाका काट के अलग कर दिया जितने में आज का आंध्र और तेलंगाना आता है, और उसको नया राज्य डिक्लेयर कर दिया। बाद में जब तेलंगाना वालों ने बोला कि भैया हमें आंध्र वालों के साथ में नहीं रहना, हमें अपना अलग राज्य चाहिए, तो फिर क्या किया गया? पहले से जो आंध्र प्रदेश था उसमें से काट कर एक हिस्से को तेलंगाना बनाया गया। इसी तरह से मध्य प्रदेश का जो पुराना मध्य प्रदेश था उसमें से काटकर आपने छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बनाया। पुराना उत्तर प्रदेश जो था उसमें से आपने काटकर उत्तराखंड को एक नया राज्य बनाया, या फिर आपने पुराना जो बिहार था उसमें से काटकर आपने झारखंड को एक नया राज्य बनाया। तो इस तरीके से भारत की संसद ने आर्टिकल 3 का इस्तेमाल कर वक्त वक्त पर नए राज्य बनाए हैं। जो पहली लाइन लिखी गई है कि बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम वन स्टेट, एक स्टेट से टेरिटरी को निकाल कर आपने जो है एक पहले से एग्जिस्टिंग राज्य की कुछ टेरिटरी को आपने नया राज्य डिक्लेयर किया। ये काम हुआ है अपने देश में, इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो इसके अलावा अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि 2 या 2 से ज्यादा राज्यों की टेरिटरीज को मिलाकर एक नया राज्य बना सकते हो। ये किया जा सकता है, हुआ नहीं है मगर हाँ ये भी किया जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरी चीज ये है कि आप या तो पूरे के पूरे 2-3 राज्य मिला के एक नया राज्य बना दो, या फिर आप ये करो कि 2 या 2 से ज्यादा राज्य जो हैं उनका कुछ हिस्सा जो है निकालो और आपस में जोड़ दो, या फिर एक से निकाल के दूसरे में ऐड कर दो, दूसरे से निकाल के
एक में ऐड कर दो। जैसे कर्नाटक और तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में बेलगाम करके एक जगह है, उसको लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद होता रहता है। वो इलाका हाल फिलहाल कर्नाटक के में की उसमें टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता है, मगर महाराष्ट्र जो है उसके ऊपर क्लेम करता है। तो अब इसको लेकर विवाद है। लेट से कल को अगर ये विवाद इस तरह से अगर इस विवाद का फाइनल निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि ये डिसाइड होता है कि भाई बेलगाम का जो इलाका है वो महाराष्ट्र में जाएगा, तो फिर उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए फिर ये किया जाएगा, आर्टिकल 3 का इस्तेमाल होगा और बेलगाम का फिर जो जिला या डिस्ट्रिक्ट होगा उसको निकालकर आपका ये जो महाराष्ट्र उसमें ऐड कर दिया जाएगा। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, मगर पॉइंट ये है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो इस पर्टिकुलर एक ये जो आपका पहली पावर है आर्टिकल 3 के तहत में इसका इस्तेमाल कर नए राज्य बनाए जा सकते हैं। इसी में आगे फिर ये लोग बोलते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एनी स्टेट, आप नया राज्य बना सकते हो बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एनी स्टेट। अब अगर किसी राज्य का एरिया आप बढ़ा रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे राज्य का एरिया उसमें डाल रहे हो, ठीक है जी, तो इसके तहत में भी एक नया स्टेट बनाया जा सकता है। तीसरा, डिमिनिशिंग द एरिया ऑफ द स्टेट, पहले से कोई राज्य अगर मौजूद है, उस मौजूदा राज्य का एरिया आप कम कर रहे हो, तो इसका मतलब ये कि आप उसमें से टेरिटरी निकाल रहे हो, उसमें से कुछ इलाका निकाल कर अलग कर रहे हो, इसके तहत में भी एक स्टेट बनाया जा सकता है। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, आप एक एग्जिस्टिंग राज्य की बाउंड्रीज वगैरह को चेंज कर रहे हो। अगर उसकी बाउंड्री चेंज हो रही है, इसके दो मतलब बनते हैं, या तो उसका एरिया बढ़ रहा है या उसका एरिया घट रहा है। दोनों कंडीशंस में जो टेरिटरी आ रही है अंदर या जो टेरिटरी जा रही है, उसके चलते आपका स्टेट वगैरह जो है उस पर फर्क पड़ेगा, उसके टेरिटोरियल इलाके पर जो है फर्क पड़ेगा। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, और इसी पावर का इस्तेमाल कर अगर आपको राज्य की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में कोई बदलाव नहीं करना, मगर आप सिर्फ उसका नाम बदलना चाहते हो, तो वो भी किया जा सकता है। जैसे अगर आपका लेट से आपका जैसे उत्तर प्रदेश जो था, उत्तर प्रदेश से जब आपका ये उत्तराखंड अलग हुआ था, तब इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था। बाद में आपने इसका नाम जो है चेंज करके उत्तराखंड कर दिया। पहले अब जैसे उड़ीसा का नाम आपने उड़ीसा कर दिया है, तो ये जो नाम भी चेंज किया गया है, इसके लिए भी आर्टिकल 3 का इस्तेमाल किया गया था। इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें करने की पावर भारत की संसद के पास में आर्टिकल 3 से आती है। तो याद रखना है इस चीज़ को कि आर्टिकल 3 क्या क्या करने की पावर देता है। यहाँ पे 50 सवाल बनते हैं और 50 बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए अपन लोग इसको इतना डिटेल में देख रहे हैं। इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी कि भारत की संसद को भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 3 ने यह पावर दिया है कि तुम नए राज्य बना सकते हो। पहले से जो एग्जिस्टिंग अपने देश में राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं, उनमें से तुम नए राज्य बना सकते हो। चाहो तो अब उसके लिए तुम पहले से एग्जिस्टिंग किसी राज्य का इलाका काट कर एक नया राज्य बना दो, किसी एक राज्य का इलाका निकाल कर दूसरे में डाल दो, दो या दो से ज्यादा राज्यों के इलाकों को निकाल कर उन सबको जोड़कर एक नया राज्य बना दो, एक से निकाल कर दूसरे में डाल दो। इस तरह ये सारे काम कर तुम नए राज्य बना सकते हो। इसको और अलग तरीके से भी बोला है कि आप नए राज्य बना सकते हो, उसके लिए आप चाहो तो उस राज्य का एरिया बढ़ा दो, चाहो तो उस राज्य का एरिया घटा दो, चाहो तो उस राज्य की बाउंड्रीज चेंज कर दो। और इसके अलावा अगर तुम इनमें से कुछ नहीं करना चाहते, वो राज्य जैसा उसका जस का तस रख के बस उसका नाम बदलना चाहते हो, तो ये काम भी किया जा सकता है। ये नाम वगैरह भी जो है आप चेंज कर सकते हो। ये सारा का सारा काम आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। ये सारा का सारा काम करने की पावर भारत की संसद को आर्टिकल 3 संविधान का देता है। इसको याद रखना है। हालांकि अब यहां पर आर्टिकल नंबर 3 दो शर्तें रखता है। आर्टिकल नंबर 3 ने बोला कि तुम्हें पूरी आजादी है, नए राज्य बनाना है, ये करना है, वो करना है, करो, मजे से करो, खुशी से करो, मगर दो शर्तें हैं। दो शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, उसी के बाद भारत की संसद नए एग्जिस्टिंग आपका जो टेरिटरी है उसमें नए स्टेट्स वगैरह का निर्माण कर सकती है। वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है, अ बिल कंटेम्पलेटिंग द अबोव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब ये कि अगर आपने नया राज्य बनाना है, भारत की संसद को यह पावर दिया हुआ है, तो भारत की संसद ये नया राज्य कैसे बनाएगी? इस पर्टिकुलर चीज का एक प्रस्ताव लाया जाएगा या फिर एक बिल लाया जाएगा कि ये फलाना फलाना राज्य है, इसका भाई एरिया वगैरह जो है, इस राज्य से ये नया राज्य हमको बनाकर तैयार करना है, या इसके साथ में हम लोग छिड़खानी करने वाले हैं। तो इसके लिए बिल या फिर प्रस्ताव जो है संसद में रखा जाएगा, फिर उसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन होगा, अल्टीमेटली उसके ऊपर वोटिंग होगी, और संसद में अगर वो बिल पास हो गया तो फिर जो भी उनके प्लान होंगे कि इस एक राज्य से दो राज्य बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, जो भी है, इसका नाम बदलेगा, इसका एरिया बढ़ेगा, कम होगा, जो भी प्रस्ताव वगैरह वो पास होगा, और उसके पास होने के बाद में अल्टीमेटली फिर वो राज्य आपका अस्तित्व में आ जाएगा। अब उसके बाद में फिर वो आपका वो बिल पास होगा, बिल पास होने के बाद में अल्टीमेटली वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे। जिस दिन राष्ट्रपति ने साइन कर दी, अपनी मोहर लगा दी, उस दिन से फाइनली ये वो जो राज्य उसमें जो भी बदलाव करने थे वो सारे के सारे लागू हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा प्रक्रिया या ये सारी की सारी प्रोसेस होती है जिसके तहत संसद जो है नया राज्य बना सकती है आर्टिकल 3 का इस्तेमाल कर। मगर आर्टिकल 3 यहां पर दो शर्तें लगा देता है। आर्टिकल 3 जो है वो बड़े प्यार से, बहुत खूबसूरती से दो बातें बोलता है कि तुम
यानी कि भारत की संसद भारत की एग्जिस्टिंग टेरिटरी में नया राज्य बना तो सकते हो, मगर उसके लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह कि जो तुम ये बिल लेकर आओगे, संसद में जो प्रस्ताव लेकर आओगे, इस प्रस्ताव को लाने के पहले संसद में तुम्हें राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगी। सवाल 50 बार आया हुआ है, इसको याद रखना है कि अगर आप भारत की संसद में कोई बिल ला रहे हैं जिसके तहत आप कोई राज्य नया बनाना चाहते हैं, कोई एग्जिस्टिंग राज्य का नाम बदल रहे हैं, उसका एरिया बढ़ा रहे हैं, उसका एरिया घटा रहे हैं, इस तरीके की अगर कोई भी हरकत आप करना चाहते हैं, उसके लिए भारत की संसद के पास में पावर है। भारत की संसद में इस तरीके का प्रस्ताव या बिल लाने के पहले उस बिल को आपको प्रेसिडेंट से प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, पहले राष्ट्रपति से परमिशन मांगना पड़ेगी। जब राष्ट्रपति परमिशन देगा उसके बाद ही आप इस तरीके का कोई बिल ला सकते हो। पहली शर्त तो यह हो गई। दूसरी कंडीशन यह है, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रिफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। अब राष्ट्रपति इस तरीके के किसी भी बिल को लाने, संसद में लाने की इजाजत देने के पहले जिस राज्य के साथ में ये सारे बदलाव होने वाले हैं, जो एग्जिस्टिंग राज्य है जिसका भी एरिया बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जिसका नाम भी बदला जा सकता है, जिसको काट कर एक नया राज्य बनाया जा सकता है, 50 चीजें जिसके साथ में हो सकती हैं, उस राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर के पास में, उसकी विधानसभा के पास में आपको जो है कुल मिलाकर एक संदेश भेजना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि देखो भैया ऐसा ऐसा बिल आने वाला है संसद में और उसके तहत आपके राज्य के साथ में ऐसी ऐसी चीजें हो जाएंगी। आपकी क्या राय है, आप मुझे फलाने फलाने वक्त में बताइए। 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, जो भी आपके राष्ट्रपति साहब ने समय ठीक समझा, वो स्टेट लेजिस्लेचर को इस तरीके से लिखकर एक पत्र पहुंचा देंगे। अब जब एक बार प्रेसिडेंट साहब को वहां से उनकी राय मिल जाएगी स्पेसिफाइड पीरियड में, उसके बाद में फिर वो अपना रिकमेंडेशन देंगे और रिकमेंडेशन देने के बाद में फिर वो बिल आएगा और उसके बाद फिर उसके ऊपर आगे काम होगा। तो याद रखना है इस बात को कि इस बात को जो है अपना कि भारत की संसद में अगर किसी राज्य के नए राज्य के फॉर्मेशन से रिलेटेड या फिर इस तरीके कोई अगर कोई इंटरनल रीएडजस्टमेंट वगैरह हो रहा है, उससे रिलेटेड अगर कोई बिल आता है तो वो बिल भारत के राष्ट्रपति की परमिशन या फिर प्रायर रिकमेंडेशन के साथ में आता है, पहली चीज। और भारत का राष्ट्रपति इस तरीके का कोई भी बिल लाने के पहले या इस तरीके का कोई भी बिल लाने के लिए रिकमेंडेशन या परमिशन देने के पहले वो कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर, जिस राज्य के साथ में खिलवाड़ अभी होने वाला है, भारत की संसद जिस राज्य के साथ बदलाव करने वाली है, उसके स्टेट लेजिस्लेचर को जो है आपका पहले उनसे उनकी राय मांगता है या मैटर जो है उनके पास उनको रेफर करता है, उनको बताता है कि फलानी फलानी चीजें होने वाली हैं, आपके राज्य को जो है काट के दो एक नया राज्य बनने वाला है, या फिर आपको और टेरिटरी थोड़ा मिलेगी और आपका राज्य थोड़ा बड़ा हो जाएगा, या फिर इसका नाम बदला जाएगा, इस तरीके की वगैरह वगैरह जो भी चीजें आप करना चाहते हो, तो ये चीज आपके साथ होने वाली है। आपकी इस बारे में क्या राय है, किसकी राय मांगी जा रही है? उस स्टेट लेजिस्लेचर की जिसके ऊपर इस बिल का प्रभाव पड़ना है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद में उसका प्रभाव जिस राज्य के ऊपर पड़ना है, उसकी विधानसभा से, उसके स्टेट लेजिस्लेचर से जो है अब उनकी राय मांगी जा रही है और उनको यह बोला जा रहा है कि अपनी ये जो राय है आप मुझे एक स्पेसिफाइड पीरियड में दीजिए। अब राष्ट्रपति जी को जो भी पीरियड ठीक लगता है, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीने, जो भी उनको टाइम ठीक लगता है उतना वो टाइम बताते हैं कि भैया इतने इतने वक्त में जो है आपको अपनी राय बतानी है। ये Further, the power of parliament to form new states includes the power to form new states or union territory by uniting a part of any state or union territory to any other state or union territory। अब इस बात को भी ध्यान रखना है कि ये जो नए राज्य बनाने की ताकत है भारत की संसद के पास, इसमें एक और ताकत शामिल है, इसमें एक और ताकत सम्मिलित है। वो ये है कि भारत की संसद चाहे तो नए राज्यों के साथ साथ नई यूनियन टेरिटरीज भी बना सकती है। अब इसके लिए चाहे उसे किसी राज्य के दो फाड़ करने पड़े या फिर किसी राज्य से कुछ इलाका निकालना पड़े, जो भी करना पड़े, मगर वो ये जो आपका राज्य बनाने की पावर है, जो पार्लियामेंट के पास में पावर है कि आप नए स्टेट्स बना सकते हो, इसमें एक और ताकत निहित है। वो ये है कि आप इसके नए स्टेट के साथ में यूनियन टेरिटरीज भी बना सकते हो। उसको याद रखना है। द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और ये करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस यूनियन टेरिटरी को बनाने के लिए आप पहले से एग्जिस्टिंग किसी स्टेट में से कुछ हिस्सा निकाल लो, पहले से एग्जिस्टिंग किसी यूनियन टेरिटरी के 2 टुकड़े कर दो, पहले से एग्जिस्टिंग किसी यूनियन टेरिटरी का कुछ हिस्सा निकाल के उसको नई यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दो। ये सारे काम आप कर सकते हो। तो इसको याद रखिएगा, यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए अलग से कोई पावर नहीं है, जो स्टेट बनाने की पावर्स हैं इसी का इस्तेमाल कर आप यूनियन टेरिटरीज वगैरह भी बना सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। The president or the parliament is not bound by the views of the state legislature and may either accept or reject them even if the views are received in time। तो भारत के राष्ट्रपति ने उस फलाने फलाने राज्य को बोल दिया कि भैया तुम्हारे राज्य के साथ ये होने वाला है, तुम्हारी क्या राय है, तुम बताओ। अब वो स्टेट लेजिस्लेचर और उसको टाइम दे दिया कि 30 दिन, 20 दिन, 50 दिन, जो भी राष्ट्रपति को ठीक लगा, इतने वक्त में तुम्हें ये बात मुझे अपना जो भी राय है वो देनी है। अब एक बार आपको राय मिल गई, वो राय चाहे उन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर वालों ने बोला हो कि हाँ हाँ अच्छी बात है, आप तो हमारा जो भी कर रहे हो
कर दो, तो भी ठीक है। उन्होंने अगर पॉजिटिव बात करी है तो भी, और अगर उन्होंने नेगेटिव बात करी कि नहीं नहीं हम नहीं चाहते, हमारा राज्य के साथ छेड़खानी मत करो, तब भी दोनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति उस पर्टिकुलर राय के साथ में बाउंड नहीं है जो स्टेट लेजिस्लेचर से उसको मिलने वाली है, और वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो वो उसको रिजेक्ट कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, यानी कि आपने उनसे बोला कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम्हारी क्या राय है, तुम ये बताओ। अब उन्होंने अच्छी बात भी बोल दी हो कि हाँ कर दो, बहुत अच्छी बात है, या फिर उन्होंने बुरी बात भी बोल दी हो कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, दोनों परिस्थितियों में उनकी राय के साथ में राष्ट्रपति बाउंड नहीं है। वो चाहे तो उसके अनुसार काम करे, चाहे तो उसके अनुसार काम ना करे, वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे, चाहे तो उसको रिजेक्ट कर दे, डजंट मैटर। यानी कि जो बिल को परमिशन देनी है वो उसके बाद में भी दे सकता है, भले आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने उनको बोला हो कि सर आप ये बिल मत पास करवाओ, उसके बाद में भी उसको परमिशन दे सकता है कि हाँ जाओ, मेरी तुम्हें इजाजत है, तुम जाके संसद में बिल पेश कर लो। तो वो स्टेट लेजिस्लेचर की राय से बाउंड नहीं है, भले ही स्टेट लेजिस्लेचर वालों ने जितने वक्त में उनको बोला था, जितने वक्त में उनसे कहा गया था कि भैया 30 दिनों में आपको जो है अपना राय वगैरह प्रेसिडेंट साहब तक पहुंचानी है, अपने व्यूज प्रेसिडेंट साहब तक पहुंचाने, उन्होंने हो सकता है कि पहले दिन ही पहुंचा दी हो, 15वें दिन 17वें दिन ऑन टाइम अगर उन्होंने जो है अपनी बात पहुंचा दी हो, तब भी प्रेसिडेंट उनकी बात मानने के लिए बाउंड नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। अब यहां तक हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से कहानी समझते हैं। सबसे अभी लेटेस्ट में जम्मू कश्मीर के एग्जाम्पल के पहले की बात कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर के राज्य को क्योंकि हम लोगों ने 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी और यहां पे थोड़ा सा अलग केस हुआ था, मगर मैं आपको एक स्टेट के एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक स्टेट से जब नया स्टेट बनाया गया था, आंध्र प्रदेश का जो है डिवीजन हुआ और आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बनकर आया तेलंगाना। तो इसके लिए क्या किया गया होगा, इसके लिए एक मसौदा या फिर एक बिल तैयार किया गया होगा कि यार ये जो एग्जिस्टिंग आंध्र प्रदेश है इसके 2 हिस्से करेंगे, एक तेलंगाना ये बनेगा और एक आपका आंध्र प्रदेश बनेगा। आंध्र प्रदेश में इतने जिले आते हैं, जो नया तेलंगाना बनेगा इसमें इतने जिले जाएंगे, और आपका जो बचा हुआ आंध्र प्रदेश रहेगा उसमें इतने जिले आएंगे, इसकी राजधानी ये रहेगी, इसकी राजधानी ये रहेगी। इस तरह से पूरा आपने एक बिल बना के तैयार कर लिया। अब राष्ट्रपति जी को आपने जाके बताया कि राष्ट्रपति जी हम ये फलाना फलाना बिल जो है संसद में लाना चाहते हैं और इसके तहत में हम लोग आंध्र प्रदेश का विभाजन कर 2 राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनाएंगे। अब तो आप हमें जो है ये बिल संसद में लाने की इजाजत दे दीजिए। राष्ट्रपति जी ये इजाजत देने के पहले आंध्र प्रदेश जो पुराना वाला था तेलंगाना बनने के पहले, उसकी जो पहले से उसकी जो विधानसभा है उनको खत लिखेंगे कि देखो तुम्हारे राज्य के साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, तुम्हारी क्या राय है, तुम ये बताओ। 15 दिन 20 दिन 30 दिन जो भी एक टाइम पीरियड दिया, उत्तर में मुझे अपनी राय जो है ऑफिशियली लिखकर भेज दो। अब उन भाई लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है अच्छी बात है बना दो तेलंगाना, तो भी, और उन भाई लोगों ने बोला कि नहीं भगवान के लिए तेलंगाना मत बनाओ, आंध्र प्रदेश को एज इट इज रहने दो, तो भी जो भी राय उन्होंने अपनी ऑन टाइम भी, अगर लेट से 30 दिनों का टाइम मिला था, उन्होंने अगर दूसरे या 15वें दिन भी जो है या फिर 29वें दिन भी जो है ऑन टाइम अगर अपनी राय प्रेसिडेंट साहब के पास पहुंचा दी, तब भी प्रेसिडेंट साहब उस राय के साथ में बाउंड नहीं है। वो उसके बाद में उसको चाहे तो माने चाहे तो ना माने, और उसके बाद में उन्होंने फिर क्या, उसके बाद में फिर वो अपना परमिशन देना चाहते हैं तो दे दें, परमिशन नहीं देना चाहते तो ना दें, वो उनकी मर्जी है। ठीक है जी, जनरली प्रेसिडेंट परमिशन दे देते हैं, अपनी मन मर्जी से ना तो वो काम रोकते हैं ना वो काम करते हैं, जो उनको सलाह मिलती है उनकी क्या आपका प्राइम मिनिस्टर या उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, उसके अनुसार उनको काम करना होता है। तो अब अगर बिल सरकार ला रही है तो ऑब्वियस सी बात है सरकार के खिलाफ तो राष्ट्रपति नहीं जाएगा, तो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उनको सलाह दी कि भाई प्रेसिडेंट साहब आप परमिशन दे दें, तो प्रेसिडेंट साहब फिर परमिशन दे देंगे कि हाँ तेलंगाना के बंटवारे को और आंध्र प्रदेश के बंटवारे को और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनाने के इस बिल को संसद में लाया जाए। भले ही आपका आंध्र प्रदेश में वो लोग चीख चीख के मर जाएं कि नहीं बनाओ मत बनाओ मत बनाओ, डजंट मैटर, राष्ट्रपति इससे बाउंड नहीं है, उसके बाद में भी बिल को ला सकता है। अब उसके बाद में फिर वो बिल आया, उसके बाद 50 नाटक हुए थे, अल्टीमेटली वो फाइनली वो पास हो गया और आज की तारीख में आंध्र और तेलंगाना बन गया। तो यहां से इस बात को समझना है कि राष्ट्रपति जो है वो बाउंड नहीं है। इतना डिटेल में बताने की यही वजह है कि दिमाग में बैठ जाए अच्छे से, अगर इससे सवाल बनता है तो किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक कुल मिला के इतना क्लियर है कि बिल आपका संसद में आ गया। अब बिल संसद में एक बार आ गया राष्ट्रपति की परमिशन से, तो उसके बाद क्या होता है, फर्दर इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक अ फ्रेश रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर एवरी टाइम एन अमेंडमेंट टू द बिल इज मूव्ड एंड एक्सेप्टेड इन द पार्लियामेंट। अब अगर बिल आपका संसद में आया है, सदस्य उस बिल को देखेंगे, पढ़ेंगे, उस पर बहस होगी, तो उसमें फिर 50 तरीके की जो है चीजें निकल कर आती हैं। कई लोग जो हैं अगर कोई प्रावधान उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो हो सकता है उस प्रावधान के खिलाफ में वो एक अमेंडमेंट लेकर आ जाए, वो एक संशोधन लेकर आ जाए कि आपका ये जो बिल है इसमें फलानी फलानी जगह मैं चाहता हूं कि अमेंडमेंट किया जाए, और यहां पर एक मैं प्रस्ताव रख रहा हूं कि इस चीज को बदलकर ये वाला प्रावधान डाल दिया जाए। इस तरीके से कई सारे आपके अमेंडमेंट वगैरह जो है लाए जाते हैं। तो हर बार आपका जो ये बिल आया हुआ है, इस बिल में अगर कोई नया अमेंडमेंट आता है या फिर कोई नया रेफरेंस या कोई नई बात को जोड़ा जाता है, तो कायदे से तो ये बिल अब मॉडिफाई हो गया है। यानी कि वो बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर जिसके रिलेशन में प्रेसिडेंट ने स्टेट लेजिस्लेचर से आपका राय मांगी थी,
वो बिल तो अब कोई अलग चीज हो गई है, जब ये बिल अमेंड हो गया है, इसमें नई चीजें ऐड कर दी गई हैं, तो ये बिल अब कुछ और हो गया है। मगर तब भी हर बार जब कोई नया फ्रेश रेफरेंस जो है बिल के रिस्पेक्ट में किया जाता है, या फिर अगर कोई नया अमेंडमेंट आप बिल में लेकर आते हो, तो हर बार राष्ट्रपति जी को आपका स्टेट लेजिस्लेचर को जो है बार बार बिल भेजने की जरूरत नहीं है। मतलब एक बार आप या स्टेट लेजिस्लेचर से बार बार जो है आपको राय लेने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने राय ले ली, उन्होंने जो भी राय थी अच्छी बुरी सही गलत दे दी, आपने परमिशन दे दी कि हाँ ठीक है जाओ संसद में पेश करो, उसके बाद उस बिल के साथ में कुछ भी हो डजंट मैटर, बिल में चाहे एबीसी लिखा हुआ था और अमेंडमेंट कर आपने उसमें एक्स वाई जेड लिख दिया, तो भी अब जो है राष्ट्रपति को आपका बार बार स्टेट लेजिस्लेचर से आपका स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करने की जरूरत नहीं है, या स्टेट लेजिस्लेचर को बताने की जरूरत नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा जी, अगर यही सारा काम आपकी किसी यूनियन टेरिटरी के साथ में हो रहा हो, उस कंडीशन में तो फिर किसी स्टेट लेजिस्लेचर को बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी वगैरह जो है वो तो वैसे भी सेंटर के कंट्रोल में है। तो उस केस में तो प्रेसिडेंट फिर उनसे पूछता भी नहीं है कि मैं तुम्हारी यूनियन टेरिटरी के साथ में छेड़खानी करने वाला हूं, तुम्हारी क्या विचार है। जैसे कि जम्मू कश्मीर आज की तारीख में यूनियन टेरिटरी है, कल को अगर राज्य बनता है तो फिर उस केस में वहां पे प्रेसिडेंट को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे यूटी को जो है राज्य बना रहा हूं, तो तुम्हारी क्या राय है, क्या क्या विचार है। उस केस में उनको रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी नो रेफरेंस नीडेड to be made to the concerned legislature to ascertain its views and the parliament can itself take any action as it deems fit। तो अगर यूनियन टेरिटरी के साथ यही सारी हरकतें हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में किसी से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, किसी की कोई राय वाय लेने की, कोई रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट को, और वो जैसे चाहे वैसे अपने एक्शंस वगैरह ले सकते हैं, कोई इश्यूज वगैरह उसमें है नहीं। चलें आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में फिर आप जैसा भी है उस पर डिबेट एंड डिस्कशन कर करा के बिल को पास कर लेते हैं। अगर बिल पास हो जाता है संसद में तो, और उसके बाद में अगर राष्ट्रपति साइन करते हैं, तो फिर जो भी नए राज्य बनाना चाहते हैं वो बन जाएंगे। और अगर बिल गिर जाता है, पास नहीं हो पाता, राष्ट्रपति साइन करने से मना कर देते हैं, ऐसी कंडीशन में फिर वो बिल पास नहीं होता, और फिर उसके बाद में आप नए राज्य नहीं बना पाओगे। हम लोग यहाँ पे मानकर चलते हैं कि लेट से आपका बिल जो है कुल मिला के यहाँ तक जाने के बाद में आपका एक बार आपने अल्टीमेटली वो संसद में आ गया, वो पास हो रहा है, तो फिर कुल मिला के यहाँ अगर वो पास हो गया और नए राज्य वगैरह बन गए, तो इस पूरी कहानी से अपने को एक बात समझ में आती है कि आप कायदे से अब यहां पर एक तरीके से यही हो रहा है कि आप स्टेट लेजिस्लेचर वालों से पूछ तो रहे हो, मगर सिर्फ उनका मन रखने के लिए पूछ रहे हो। वो चाहे या ना चाहे, उनका जो भी विचार हो नए राज्य बनाने को लेकर, उनके एग्जिस्टिंग राज्य के रिस्पेक्ट में, चाहे वो उसके सपोर्ट में हो चाहे वो उसके विरोध में हो, सेंटर का उससे कोई लेना देना नहीं है। केंद्र अपनी मन मर्जी का खेल खेल सकती है यहाँ पर, स्टेट चाहे लाख आपका हाय तौबा मचाता रह जाए। तो याद रखिएगा, इतने डिस्कशन से बात बहुत क्लियर कट निकल कर आती है। और यहां से एक सवाल बनता है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को नए स्टेट्स वगैरह बनाने के लिए इस तरीके से ऑथराइज किया है, नए स्टेट्स वगैरह को बनाने के लिए इस तरह से ऑथराइज किया है कि उनको कायदे से स्टेट्स के कंसेंट की जरूरत नहीं है। स्टेट्स अगर चाहें तो भी, स्टेट्स अगर ना चाहें तो भी, दोनों कंडीशंस में भारत की संसद उनको अगर आपका नए राज्य बना सकती है, भारत का जो पॉलिटिकल मैप है उसको रीड्रॉ कर सकती है। याद रखिएगा इस बात को। पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या, आपके अलग अलग राज्य वगैरह हैं, सबकी अपनी पहले से डिफाइंड बाउंड्री है, हर एक का अपना एरिया, हर एक के अंदर कुछ जिले आते हैं, कुछ आपका सार एक पर्टिकुलर आपका जो है टेरिटोरियल एक्सटेंड बना हुआ है। कल को अगर उनको मजा नहीं आ रहा आपके राज्य के साथ में, उसमें बदलाव कर सकते हैं। पॉलिटिकल मैप जो है हिंदुस्तान का, भारत की संसद जब चाहे जैसे चाहे वैसे अपनी मन मर्जी के अनुसार उसको बदल सकती है, और उसके लिए उसको स्टेट लेजिस्लेचर्स का कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट सिर्फ एक रेफरेंस मांगता है, सिर्फ एक राय मांगता है। राय दोगे अच्छी या फिर राय दोगे बुरी, चाहे तुम फेवर में खड़े हो जाओ चाहे तुम विरोध में हो जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट अपनी मन मर्जी के अनुसार काम कर सकता है। प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी के अनुसार जो है आपका प्रेसिडेंट जो है अपनी मनमर्जी के अनुसार काम कर सकता है। प्रेसिडेंट फिर उसका एक बार परमिशन दे देगा, तो उसके बाद में आपको जो करना है करते रहो। पार्लियामेंट कुल मिला के नए स्टेट्स वगैरह का निर्माण कर देगी। तो ये बात यहां से क्लियर होती है। इन अदर वर्ड्स, द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स बिल। यानी कि भारत की संसद जैसे चाहे वैसे नए राज्य बना सकती है, भारत के पॉलिटिकल मैप को जिस तरह से चाहे उस तरह से रीड्रॉ कर सकती है अपनी मन मर्जी से। उसको इसके लिए किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में, द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यह कि भारत का संविधान किसी भी राज्य को यह गारंटी नहीं देता कि तुम्हारा जो मौजूदा स्वरूप है यह ऐसा ही रहेगा। भारत की संसद चाहे तो उसमें बदलाव कर सकती है। तो अगर आपको यह गारंटी मिले कि तुम्हारा जो राज्य बनकर तैयार हुआ जिस ऐसा दिखता है और ये इसमें इतने जिले हैं, इतना एरिया है, यह ऐसा ही रहेगा, हम इसकी गारंटी देते हैं, तब तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की गारंटी मिली हुई है, या तुम्हारा एग्जिस्टेंस जो है बना रहेगा, कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस की गारंटी मिली हुई है। मगर यहां पे खेल क्या हो रहा है, यहां पे भारत का पार्लियामेंट इस तरीके
तरीके का कोई वादा यहां पे भारत का संविधान भारत के राज्यों से इस तरीके का कोई वादा नहीं करता कि मैं तुम्हें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस की कोई गारंटी देता हूं। इसी के चलते भारत को इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट कहा जाता है, यानी कि यूनियन को तो नहीं तोड़ा जा सकता, मगर यूनियन अगर चाहे तो स्टेट्स को जैसे चाहे वैसे मरोड़ दे, जैसे चाहे वैसे कर दे, उसकी मर्जी है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। The union government can destroy the states whereas the state government cannot destroy the union। अब ये लाइन जो है इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोगों ने ये देखा कि भारत की संसद, भारत का जो पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या, हमारे जो एग्जिस्टिंग आपके राज्य हैं उनकी जो बाउंड्रीज वगैरह हैं, उनका जो स्वरूप है उसमें जैसे चाहे वैसे बदलाव कर सकती हैं और स्टेट उसमें कुछ नहीं कर सकते, स्टेट जो है उसको रोक नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि भारत का यूनियन, जो भारत का पूरा ओवरऑल जो मैप दिखता है उसमें तो कोई किसी तरीके का चेंज नहीं कर सकता। कोई राज्य ये नहीं बोल सकता कल को आकर कि भैया हमें जो है भारत का हिस्सा नहीं बनना तो हम जा रहे हैं और ये और वो, ये तो आप नहीं कर सकते। आप यूनियन का पार्ट हो, यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यूनियन इंडिस्ट्रक्टिबल है। मगर अगर आपका सेंटर चाहे तो उस राज्य को जो है डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो कल को बोल सकती है कि अब आप राज्य नहीं है, अब आप यूनियन टेरिटरी हो गए, जैसा जम्मू कश्मीर में हुआ था। या फिर ये हो सकता है कि कल को वो ये बोल दे कि अब आप एक इकलौते राज्य नहीं है, आपको काट के हमने 2 राज्य बना दिए, 3 बना दिए, 4 बना दिए, जो भी है। तो इसी के चलते आपने क्या बोला कि भाई भारत के राज्यों को टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस गारंटी नहीं किया गया। मतलब एक स्टेट कल को स्टेट रहेगा या नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। भारत था, भारत है और भारत रहेगा, इतना क्लियर है। मगर भारत के राज्य कल को राज्य रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, एक बात। और इसी के चलते आपने ये कह दिया कि भारत की जो आपकी यूनियन है वो इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स की, यानी कि यूनियन को तो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, यूनियन कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। मगर डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का मतलब क्या, कल को चाहे तो राज्य खत्म हो जाए, राज्यों को बदल दिया जाए, उनका स्वरूप चेंज किया जा सकता है। तो इसी बात को यहां पे लिखा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो राज्यों को डिस्ट्रॉय कर सकती है, राज्यों का स्वरूप बदल सकती है, राज्यों को खत्म करके कुछ और बना सकती है, मगर राज्य यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसीलिए इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट कहा जाता है। सेंटर जैसे चाहे वैसे खेल सकता है राज्यों के साथ में, राज्य सेंटर के साथ में उस तरीके से टेरिटोरियल एग्जिस्टेंस के नाम पर या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के नाम पर नहीं खेल सकते। ये पत्थर की लाइन है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन यूएसए ऑन द अदर हैंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितने भी राज्य वगैरह हैं उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या फिर उनका कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस जो है वो वहां का जो संविधान है उस संविधान के द्वारा गारंटी किया जाता है। मतलब यह कि अगर अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट चाहे या फिर वहां की अमेरिका की जो केंद्र सरकार है या फिर अमेरिका की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो चाहे कि कोई नया राज्य बनाया जाए, अपने एग्जिस्टिंग राज्यों में से कोई नया राज्य बनाया जाए, किसी राज्य का नाम बदला जाए, उसकी बाउंड्री को चेंज किया जाए, उसका एरिया बढ़ाया जाए या उसका एरिया घटाया जाए, इनमें से कोई भी काम अगर वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करना चाहती है तो इसके लिए उसको जो स्टेट्स वगैरह हैं जिनके ऊपर इसका असर पड़ने वाला है उनकी परमिशन लेना पड़ेगी। और अगर उन राज्यों ने परमिशन नहीं दी तो फिर आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते। याद रखिएगा, अगर आप कोई भी बदलाव करना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहां पे जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स वगैरह हैं उनकी टेरिटरी, नेम, बाउंड्री वगैरह वगैरह में, तो जो भी कंसर्न स्टेट्स हैं जब तक वो इजाजत नहीं दे देते कि हाँ भाई आगे जाओ, गो हेड एंड करो, तब तक वहां की केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती। भारत यहां पे अलग है, राज्य चाहें तो ठीक, नहीं चाहें तो ठीक। अगर केंद्र सरकार ने मन बना लिया कि फलाने फलाने राज्य को जो है बदलना है, इसका नाम बदलना है, इसका एरिया बदलना है, इसको चेंज करके 2 नए राज्य बनाने हैं, 4 बनाने, 10 बनाने, या फिर इस फलाने राज्य को किसी दूसरे राज्य में मिला देना है, तो वो राज्य लाख चिल्लाता रह जाए कि हमारी इच्छा नहीं है, मत करो ये वो, केंद्र सरकार कर सकती है, वो राज्य की नहीं सुनी जाएगी। तो कुल मिला के अमेरिका जो है बेसिकली वो इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का, यानी कि जब तक स्टेट्स नहीं चाहेंगे तब तक उनको छेड़ा नहीं जा सकता, उनका एग्जिस्टेंस जो है कंटिन्यूड रहेगा। इंडिया कैसा है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का, यानी कि स्टेट्स कल को ये नहीं, स्टेट्स को ये नहीं पता कि कल को वो स्टेट्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भारत था, है और रहेगा, मगर स्टेट्स उसके अंदर जो है वो कल जस के तस रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका में इस बात की गारंटी है कि फिलाडेल्फिया हो गया, मैसाचुसेट्स हो गया, आपका वॉशिंगटन जो स्टेट है, वॉशिंगटन डीसी शहर की बात नहीं कर रहा, वॉशिंगटन स्टेट की बात कर रहा हूं, टेक्सास हो गया, इनको ये गारंटी है कि जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो अमेरिकन फेडरेशन कैसा है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का, और इंडियन फेडरेशन कैसा है या फिर इंडियन यूनियन कैसा है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का। ये एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है अमेरिका और इंडिया की पॉलिटिकल व्यवस्था में स्टेट्स के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं।
However, the Constitution Article 4 itself declares that the law made for admission or establishment of new states under Article 2 and formation of new states or alteration of areas, boundaries or names of existing states under Article 3 are not considered as amendments of the Constitution under Article 368. This means that such a law can be passed by simple majority and by the ordinary legislative process. तो अब यहां पर अपन लोग यहां पे आर्टिकल नंबर 4 के बारे में बातचीत करना पड़ेगी। आर्टिकल नंबर 3 तक अपन ने बात कर ली कि नए राज्य वगैरह कैसे क्या बनाए जाते हैं। आर्टिकल 4 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि चाहे तो तुम पहले आर्टिकल 2 के तहत में वो इलाका जो भारत का पार्ट नहीं है उसे लाके तुम भारत का हिस्सा बना दो, नए राज्य बना के, अब पहले से एग्जिस्टिंग किसी राज्य को जो भारत का हिस्सा नहीं था उसमें मिलाकर, या आर्टिकल 3 का इस्तेमाल कर नए राज्य बना लो, जो यानी कि पहले से जो एग्जिस्टिंग आपकी भारत की टेरिटरी है उसमें से आप नए स्टेट बना दो। दोनों में से किसी भी तरीके से अगर आप इंडिया में नए स्टेट्स की स्थापना करते हैं, नए स्टेट्स का निर्माण करते हैं, तो इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह सवाल 50 बार आ चुका है, याद रखना है। अगर आपने आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करते हुए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि कल को आपने श्रीलंका को जो है अपना हिस्सा बना लिया, पूरा का पूरा श्रीलंका आपने बोल दिया कि आज से हमारा 29वां राज्य है, उसको भी, या फिर कल जैसा कि आपका आंध्र प्रदेश के साथ में हुआ था कि आंध्र प्रदेश को आपने काटकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बना दिया, अगर आपने एग्जिस्टिंग इंडियन स्टेट्स में से नए राज्यों का निर्माण कर दिया तो उसको भी, दोनों कंडीशंस में ये जो प्रक्रिया संसद कर रही है इसको संविधान का संशोधन नहीं माना जाता। आर्टिकल 368 के तहत में, आर्टिकल 368 के तहत ये संविधान संशोधन नहीं माना जाता। दूसरे शब्दों में कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को सिंपल मेजॉरिटी के साथ में पास किया जा सकता है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस की मदद से। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है हम लोगों ने देख रखी है। ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से दूसरे कानून पास हो रहे हैं कि आपने अगर थूका तो 500 रुपए का जुर्माना हो जाएगा, हेलमेट नहीं लगाई तो चालान काट देंगे, इस तरीके के जो सामान्य कानून पास किए जाते हैं वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस कहलाती है। इसी तरीके से उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए, एग्जैक्टली उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये याद रखने वाली बात है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठा था, अब हम लोगों ने यहां तक जितनी बात कर ली उसमें हमको यह समझ में आ गया कि संसद के पास में पावर है भारत में नए राज्य वगैरह बनाने की, चाहे वो बाहर से किसी एरिया को लाके मिला ले या फिर पहले से एग्जिस्टिंग राज्यों में बदलाव वगैरह करके कर दे। अब यहां पर आर्टिकल 3 के तहत में जो ये पावर वगैरह है, इस पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, इसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। डज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 इंक्लूड्स आल्सो द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन यूनियन। आपने क्या बोला है आर्टिकल 3 में कि नए राज्य बना सकते हो, उसमें 4-5 शर्तें आपने दे रखी हैं। फिर से वो शर्तें देख लेते हैं एक बार। ये शर्तें यहां पर लिखी हुई हैं। इसमें आपने बोला है कि भाई ये फलाने तरीकों से आप इन फलाने में से किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल कर नए राज्य बनाना चाहते हो तो बना लो। अब यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, यानी कि पहले से जो राज्य आपके पास में मौजूद है, आपने बोला कि इसका एरिया कम कर जो है आप एक राज्य बना सकते हो। एरिया कम करने का मतलब क्या हो गया, आपने उसका कुछ एरिया डिमिनिश करने का मतलब क्या हो गया, आपने उसका कुछ एरिया काटकर उससे अलग किया होगा। ठीक है जी, तो यहां पर आर्टिकल 3 की इस में ये जो प्रावधान दिया है, इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया कि क्या भारत की जो ये संसद है, जिसको ये ताकत है कि आर्टिकल 3 के तहत में तुम किसी राज्य के एरिया को डिमिनिश कर सकते हो, कम कर सकते हो, उसके तहत वो ये जो एरिया कम किया जा रहा है, क्या भारत की संसद आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करते हुए उस एरिया को किसी दूसरे देश को दे सकती है? ये सवाल जो है उठा था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठा था। क्यों उठा था ये भी बताऊंगा, मगर ये क्वेश्चन उठा था। एक बार फिर से सुनिए कि भारत की संसद को यह ताकत है कि आप किसी राज्य को डिमिनिश कर, आप किसी राज्य के एरिया को डिमिनिश कर सकते हो। एरिया को डिमिनिश करोगे इसका मतलब कुछ एरिया कम कर रहे हो। अब जो एरिया आपने कम करके निकाल दिया अलग, क्या उस कटे हुए एरिया को, क्या उस निकले हुए एरिया को भारत की संसद किसी दूसरे देश को दे सकती है, किसी दूसरे देश को सीड कर सकती है? यह क्वेश्चन उठा था। यह क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था 1960 में, जब भारत के राष्ट्रपति ने एक रेफरेंस मांगा था। भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से एक राय मांगी थी 1960 में, तब यह सवाल उठा था। यह सवाल इसलिए उठा था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया था कि आपका एक इलाका पड़ता है पश्चिम बंगाल में, जिसको बेरूबारी यूनियन बोला जाता था। बेरूबारी यूनियन का कुछ इलाका जो है, कुछ टेरिटरी वगैरह जो है, वो पाकिस्तान को दे दी जाएगी। पाकिस्तान यानी कि जो आज का बांग्लादेश है उसकी बात कर रहा हूं, उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो पूर्वी पाकिस्तान को हम लोग बेरूबारी यूनियन, जो पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका बॉर्डर पर पड़ता था आपका ईस्ट पाकिस्तान के साथ में या पूर्वी पाकिस्तान के साथ में, जो आज का बांग्लादेश है उसके साथ में इलाका लगता था। तो
भारत की सरकार ने डिसाइड किया कि ठीक है हम लोग ये जो इलाका है इन लोगों को दे देंगे, कोई इश्यूज नहीं है, पाकिस्तान को इलाका दे देंगे। अब ये जब बात निकलकर सामने आई तो इतना जबरदस्त पॉलिटिकल एजिटेशन हुआ था कि मतलब विपक्ष ने कुल मिला के सरकार की ईंट से ईंट बजा के रख दी थी, सरकार की लंका लग गई थी। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। अगर हमने टेरिटरी दे दी पाकिस्तान को तो उसके चलते फिर अब होगा ये कि हमारे साथ जो है पॉलिटिकली काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा और देश में भयंकर विरोध हो रहा था इस चीज का। अल्टीमेटली फिर ये जो यहां पे इन लोगों का तब तक ये प्लान था कि आर्टिकल 3 के तहत में हम लोग ये जो है काम करेंगे और आर्टिकल 3 के तहत में ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से कानून वानून बना के बेरूबारी यूनियन का या फिर पश्चिम बंगाल का एरिया थोड़ा सा डिमिनिश करेंगे और जो भी इलाका है बेरूबारी यूनियन का पाकिस्तान को सीड कर देंगे। मगर जब ये आपका हाय तौबा मचने लगी है यहाँ पे, अब लोग इनको सब समझ ही नहीं आया कि अब क्या करें क्या ना करें, तो अल्टीमेटली फिर भारत के राष्ट्रपति ने ये पूरा मसला जो है लिखकर सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा और उन्होंने बोला 1960 की बात है कि अब आप बताओ आपकी क्या राय, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अल्टीमेटली फिर प्रेसिडेंट ने जब ये राय मांगी या प्रेसिडेंट ने जब रेफरेंस मांगा सुप्रीम कोर्ट से, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी, बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की राय हो या फैसला हो, सबके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है व्यवस्था। तो जब भी मैं बोल रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है, इसका मतलब कुल मिला के आपको मानकर चलना कि सुप्रीम कोर्ट का या तो निर्णय है या सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि द पावर टू ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। मतलब यह कि भारत की संसद आर्टिकल 3 के तहत में किसी राज्य का एरिया डिमिनिश कर तो सकती है, यानी कि कम तो कर सकती है, मगर वो एरिया कम करने के बाद जो एरिया आपने उस राज्य से निकाला है, उस निकले हुए इलाके को आप किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते। आर्टिकल 3 का इस्तेमाल कर कम से कम आप ये नहीं दे सकते। ये व्यवस्था जो है अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन टेरिटरी ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। आगे क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट की, अगर आप ये चाहते हो कि भारत का कुछ इलाका आप किसी दूसरे देश को देना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि भारत का, सिर्फ भारत का, क्योंकि आगे यहां पे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में 2015 में एक समझौता हुआ था, उसमें संविधान संशोधन नहीं हुआ था, तो वहां पे जाके कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए बात अभी दिमाग में बैठाइए, नहीं तो वहां पे दिक्कत होगी जब वो टॉपिक समझाऊंगा। क्या बोला गया है कि अगर आप ये चाहते हो कि भारत का इलाका, भारत की टेरिटरी आप किसी दूसरे देश को दो, सिर्फ भारत दे रहा है, भारत किसी दूसरे देश से कुछ ले नहीं रहा है, मगर सिर्फ भारत अपनी अगर टेरिटरी किसी दूसरे देश को सीड कर रहा है, किसी दूसरे देश को दे रहा है, तो ये करने के लिए भैया तुम्हें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के तहत में, और उसके बाद ही तुम ये व्यवस्था कर सकते हो कि तुम किसी दूसरे देश को हमारा ये जो भी आपका टेरिटरी वगैरह है वो सीड कर सको। अल्टीमेटली जिस पर्टिकुलर मैटर के चलते इतना बड़ा नाटक हुआ था, बेरूबारी यूनियन का इलाका वगैरह, फाइनली आपने नवा संविधान संशोधन पास किया और उसके बाद में फिर वो जो इलाका बेरूबारी यूनियन का देना था पाकिस्तान को, वो उसके बाद में ट्रांसफर किया गया था। चले आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक अपने को इतना समझ में आ गया कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का इस्तेमाल कर भारत की संसद जो है वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, नए राज्यों को जो है भारत का हिस्सा बना सकती है, चाहे वो किसी ऐसे इलाके को लाके बनाए जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं था, या फिर ऐसे इलाके को जो पहले से भारत का हिस्सा है उसमें से बनाए, डजेंट मैटर, मगर वो नए स्टेट्स का निर्माण कर सकती है। हालांकि आर्टिकल 3 का इस्तेमाल कर आप अपने देश का कोई इलाका किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते, उसके लिए आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1960 बेरूबारी केस में ये व्यवस्था दे रखी है। अब 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया था। 1969 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला आया था, इसके बारे में भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहने वाला है वो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं इस फैसले की हमको जरूरत पड़ेगी। 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि द सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड एनी अदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी कि अगर भारत का किसी दूसरे देश के साथ में अपनी बाउंड्री को लेकर, अपनी सीमा रेखा को लेकर अगर कोई विवाद चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, और फाइनली अगर भारत और वो देश जो है अल्टीमेटली उस सीमा विवाद को सुलझाने के किसी निर्णय पर या किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में दो चीजें होंगी, या तो भारत से जो है कुछ इलाका आपको उनको देना पड़ेगा, या कुछ इलाका भारत को उनसे मिलेगा, या फिर तीसरी चीज ये हो सकती है कि कुछ इलाका आप उनको दे दें, कुछ इलाका वो आपको दे दें, और इस तरीके से अल्टीमेटली आपकी जो फाइनल बाउंड्री वगैरह है उसका सेटलमेंट हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि भारत अगर किसी दूसरे देश के साथ में अपने बाउंड्री के डिस्प्यूट्स वगैरह को, अपनी सीमा
रेखा के या फिर अपने बॉर्डर्स के डिस्प्यूट्स वगैरह को अगर सुलझाता है और फाइनली उस देश के साथ में कुछ एडजस्टमेंट वगैरह होकर एक फाइनल एक बॉर्डर वगैरह डिसाइड होती है, तो ये करने में अगर कुछ इलाका देना पड़ रहा है सामने वाले को, कुछ इलाका उनसे मिल रहा है या कुछ इलाका आपकी टेरिटरी में आ रहा है, या फिर अगर कुछ इलाका उनको देना पड़ रहा है और कुछ इलाका उनसे मिल रहा है, इधर वे इन तीनों में से किसी भी परिस्थिति में आपको संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। और यह करने के लिए आप एक एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकते हैं, आप एग्जीक्यूटिव तरीके से, प्रशासनिक तरीके से इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप इंडियन टेरिटरी का सेसेशन नहीं कर रहे हैं, आप यहां पे इंडियन टेरिटरी किसी को गिफ्ट नहीं कर रहे हैं, आप यहां पे अपनी तरफ से इंडियन टेरिटरी उठा के किसी और को नहीं दे रहे हैं, आप बेसिकली यहां पर सीमा विवाद सुलझा रहे हैं। तो एक बात याद रखना जरूरी है, किसी देश को अपनी टेरिटरी दे देना आउट ऑफ नोवेयर, खुशी खुशी में कि बस मन कर रहा है जा आज दिल अच्छा जा ले जा टेरिटरी, एक ये वाली हरकत करना कि अपनी तरफ से किसी अपने देश की कुछ टेरिटरी आपने किसी को गिफ्ट कर दी, एक तो ये, और किसी देश के साथ में सीमा विवाद सुलझाते हुए, बाउंड्री डिस्प्यूट सुलझाते हुए कुछ उनको दे देना या उनसे कुछ ले लेना, या कहीं पर कुछ दे देना और कहीं पर कुछ ले लेना, ये जो है सेसेशन ऑफ टेरिटरी नहीं कहलाता, या इसको सेसेशन ऑफ टेरिटरी नहीं माना जाता। इसलिए अथा इसके लिए आपको संविधान संशोधन करने की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल अपना एग्जीक्यूटिव एक्शन वगैरह जो है उसकी मदद से आप इंडियन टेरिटरी वगैरह उसकी मदद से आप लोग ये बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह का सेटलमेंट कर सकते हो, यानी कि और इसी के बेसिस पर जो है फिर अपना अब अल्टीमेटली ये जो कानून वगैरह है, ये जो व्यवस्था दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी थी, इसका भी अपने को जो नेक्स्ट सेशन अपना देखना है, जिसमें बांग्लादेश के साथ में जो बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझाए गए थे, उसमें इसका अपने को जो है रेफरेंस वगैरह आएगा, इसलिए अपने को इसको ध्यान में रखना है। अब ये जो है इस पर्टिकुलर सेशन की थीम है, यहाँ पे खत्म होती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा हम लोगों ने इतना कंटेंट अपना पढ़कर तैयार किया है, इसमें से क्वेश्चंस किस किस तरीके के बनते हैं, एक बार हम लोग वो क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं कि कितने तरीके की वैरायटी के क्वेश्चंस बनकर तैयार होते हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग ये सेशन कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपसे पहला क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि अगर भारत के एग्जिस्टिंग टेरिटरी में से आप नए स्टेट्स बनाना चाहते हैं तो भारत ये काम कौन कर सकता है? तो याद रखना है ये काम कर सकती है भारत की पार्लियामेंट या फिर भारत की संसद। पहला सवाल तो यही बनता है। दूसरा सवाल ये बनता है कि भारत की संसद ये जो एग्जिस्टिंग आपके स्टेट्स या टेरिटरी वगैरह हैं, इसमें से अगर नए स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज वगैरह का निर्माण करना चाहती है तो उसके लिए भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल उसको एम्पावर करता है, उसको पावर देता है? तो याद रखना है आर्टिकल नंबर 3। घुमा के पूछा जा सकता है कि नए स्टेट्स बनाने की पावर जो है भारत की पार्लियामेंट को कहां से मिलती है संविधान में, तब भी जवाब हो जाएगा आर्टिकल नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कि आप ये कैसे कर सकते हो भैया, नए स्टेट्स जो है एग्जिस्टिंग टेरिटरी में आर्टिकल 3 का इस्तेमाल कर कैसे बना सकते हो, तो ये जो है उसका पूरा का पूरा एक जवाब बनता है। ये अपन ने डिटेल में डिस्कस कर लिया, इसलिए अब मैं इसको फिर से बोलकर आपको नहीं बताऊंगा, ये सामने आपके लिखा हुआ है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जो आर्टिकल 3 ने 2 शर्तें लगाई हैं, इन दोनों शर्तों के बारे में यहां पे काफी सारे सवाल बनते हैं। एक सवाल यूपीएससी में पूछा गया था, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। उसमें यह आया था कि भारत के फलाने फलाने राज्य में एक XYZ राज्य है, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने के लिए भारत की संसद में बिल लाया जाने वाला है। इस बिल को प्रेसिडेंट की आपकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, इस तरीके से एक सवाल बना था। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि अगर आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई बिल लेकर आते हैं, इफ यू आर ब्रिंगिंग अ बिल दैट इज रिलेटेड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, देन वेदर इट विल रिक्वायर प्रेसिडेंट कंसेंट, वेदर इट विल रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट और नॉट। ये क्वेश्चन बना था कि अगर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल लाया जाता है, किसी राज्य के पुनर्गठन पुनर्निर्माण वगैरह वगैरह, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर बिल लाया जाता है तो उसके पहले क्या करना पड़ता है? तो याद रखना है उसके पहले प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन लेना पड़ती है। बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के इस तरीके का बिल नहीं आ सकता। एक और सवाल बनता है कि 3-4 बिल होते हैं, 3-4 तरीके की कैटेगरी होती है बिलों की, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। उन बिलों को अगर आप संसद में लाना चाहते हैं तो उसके पहले आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेना पड़ती है। अब उन सारे बिलों में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल का नाम भी डाल दिया जाएगा 4-5 ऑप्शंस में, और आपसे फिर बोला जाएगा इनमें से कौन कौन से बिल्स हैं जिनको लाने के पहले प्रेसिडेंट से परमिशन या तो लेना पड़ती है, एक सवाल ये बन जाता है। इनमें से कौन से बिल्स हैं जिनको लाने के पहले प्रेसिडेंट से परमिशन नहीं लेना पड़ती, एक सवाल ये बन जाता है। तो दोनों केसेस में अपने को याद रखना है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल अगर आएगा उसके पहले आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगी, ठीक है जी। इसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर राष्ट्रपति ने परमिशन देने के पहले स्टेट लेजिस्लेचर को से उनकी राय मांगी और स्टेट लेजिस्लेचर ने मना कर दिया कि आप जो है भैया परमिशन मत दो, तो क्या प्रेसिडेंट फिर उसके बाद में परमिशन दे सकता है या नहीं दे सकता? तो जवाब है अगर देना चाहे तो दे सकता है। राज्य की जो भी राय या जो भी सलाह या जो भी उनका रेफरेंस निकल कर आता है वो प्रेसिडेंट को बाउंड नहीं करता। एक तो ये क्वेश्चन यहां पे बनकर तैयार होता है। इसके बाद में
एक क्वेश्चन ये बनता है यहां पे कि भारत की यूनियन को भारत राज्य को इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट क्यों कहा जाता है। उसमें फिर आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो एक ऑप्शन ये होगा क्योंकि भारत की पार्लियामेंट अपनी इच्छा के अनुसार भारत के पॉलिटिकल मैप का पुनर्गठन कर सकती है, उसको रीड्रॉ कर सकती है, कोई इसको रोक नहीं सकता इस चीज के लिए। याद रखिएगा इस बात को, घुमा के बोल सकते हैं इसी सवाल को कि भारत की संसद किसी राज्य की संरचना में, किसी राज्य के एग्जिस्टेंस में तब तक छेड़खानी नहीं कर सकती जब तक राज्य खुद ना चाहे। ये सच है या गलत है? तो ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य की मर्जी हो ना हो डजंट मैटर, पार्लियामेंट अगर चाहे तो बदलाव कर सकती है। और सबसे लेटेस्ट एग्जांपल अगर आप उठाना चाहो तो जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर के राज्य को आपने 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया तो वो आर्टिकल 3 का इस्तेमाल कर किया गया था। ये हालांकि पूछा नहीं जाएगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, मगर फिर भी ये सवाल बनता जरूर है कि जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन जो किया गया था वो कौन से आर्टिकल के तहत में किया गया था। तो याद रखिएगा आर्टिकल 3 के तहत में किया गया था। या भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत में जम्मू कश्मीर स्टेट को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑफ जे&के एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में कन्वर्ट किया गया। जवाब हो जाएगा फिर से आर्टिकल नंबर 3। चले आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के ऊपर एक सवाल बन सकता है कि अमेरिकन फेडरेशन इंडियन यूनियन से किस तरह से अलग है, या फिर अमेरिकन फेडरेशन, और आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए वो इंडियन फेडरेशन वर्ड भी बोल सकते हैं कि अमेरिकन फेडरेशन इंडियन फेडरेशन से किस तरह से अलग है। तो यहां पर एक क्वेश्चन, यहां पे ये जो है जवाब याद रखना है कि यहां पर स्टेट्स को कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस अलाउड है। जब तक स्टेट्स खुद ना चाहें, अमेरिका की सेंट्रल गवर्नमेंट उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकती। ये बात इंडिया पे लागू नहीं होती। दूसरे शब्दों में अमेरिका कैसा है? इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, इंडिस्ट्रक्टिबल फेडरेशन है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, और इंडिया क्या है? इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। चलें, याद रखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर आर्टिकल 2 के तहत में या आर्टिकल 3 के तहत में संसद अगर किसी नए राज्य का पुनर्गठन करती है, किसी राज्य का गठन करती है, राज्यों का पुनर्गठन वगैरह वगैरह करती है, ऐसी परिस्थिति में क्या आपको संविधान का संशोधन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो याद रखिएगा इस पर आपको इसके लिए संविधान का संशोधन करने की जरूरत नहीं है। इसको आप ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के तहत में पास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहां से तैयार होता है वो यह है कि क्या भारत की संसद आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 का इस्तेमाल कर अपना कुछ इलाका किसी दूसरे देश को दे सकती है? जवाब है नहीं। अगर इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि अपना कुछ इलाका किसी दूसरे देश को सीड करे तो इसके लिए आपको संविधान संशोधन ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इतने क्वेश्चन्स वगैरह जो हैं यहां से अपने बनकर तैयार होते हैं। इतने क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर इंडिया अपने किसी पड़ोसी देश के साथ में अगर अपना बाउंड्री डिस्प्यूट सुलझाती है तो क्या उसके तहत अगर उसको कुछ इलाका उस देश को देना पड़ता है या उस देश से कुछ इलाका आपको मिल जाता है या दोनों ने कुछ इलाका कुछ लेन देन किया, कहीं पे कुछ दिया कहीं पे कुछ लिया, तो क्या ऐसी परिस्थिति में आपको संविधान का संशोधन करना पड़ेगा? तो जवाब है नहीं, ऐसी परिस्थिति में आपको संविधान का संशोधन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि किसी को अपना इलाका दे देना और किसी के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करना दो अलग अलग बातें हैं। यहां पर आप बेसिकली अपनी टेरिटरी गिफ्ट नहीं कर रहे हो किसी को, इसलिए यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं, एग्जीक्यूटिव एक्शन की मदद से आप उसे कर खत्म कर सकते हैं। तो इतने क्वेश्चंस वगैरह जो हैं इसमें से तैयार होते हैं। बाकी जब हम लोग क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए तब और हम लोग इस पर डिस्कशन वगैरह करेंगे, बट यहां से इतने क्वेश्चंस वगैरह जनरली बनकर तैयार होते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन था, आज का जो अपना सत्र था, इसमें हम लोगों ने संसद की या हमारी पार्लियामेंट की जो इंटरनल रीएडजस्टमेंट की पावर है, नए स्टेट्स वगैरह जो पहले से एग्जिस्टिंग टेरिटरी में बनाए जा सकते हैं, वो कैसे क्या पूरा उसका प्रोसेस या प्रोसीजर प्रक्रिया वगैरह वो सब हम लोगों ने देखकर ख़त्म किया है। अब जो अपना नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम लोगों ने बांग्लादेश के साथ में अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह सुलझाया था, हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे, मगर वो सारा का सारा डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में। आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने सेशन की शुरुआत में ही कहा था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सारा का सारा कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। हम आपको यहाँ पे कभी ये नहीं बोलते कि आप हमारा कोर्स सिर्फ इतने में खरीद लें और उसमें फिर ये कूपन लगा दें तो उससे आपको इतनी फीस कम हो जाएगी तो फिर उसके बाद ये सिर्फ इतने में पड़ेगा सिर्फ आपके लिए। हम इस तरीके की बात नहीं करते। हम आपसे बोलते हैं कि आप हमारा कंटेंट, हमारा सारे कोर्सेज एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरीके का कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आप ये कंटेंट देख कैसे सकते हैं, आप ये कंटेंट एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो ये कंटेंट एक्सेस करने के आपके पास में 3 माध्यम है, 3 मोड्स हैं। एक तो आप ये सारा का सारा
सारा कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं, दूसरा आप ये सारा का सारा कंटेंट हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, एंड थर्ड आप ये सारा का सारा कंटेंट हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर प्ले स्टोर से उस पर भी सारा का सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। ये चाहें तो आप अपने सेलफोन पर चला सकते हैं, चाहें तो अपने टैबलेट पर चला सकते हैं, पीसी पर चला सकते हैं, और किसी डिवाइस वगैरह पर भी अगर आप इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जितना हो सके इस कंटेंट का फ़ायदा उठाएं, जितना हो सके इस कंटेंट से लाभ लें, अपनी प्रिपरेशन को एज दें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। यहाँ पर आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की ही प्रिपरेशन नहीं कराई जाती, यहाँ पे इसके अलावा और भी बहुत सारा कंटेंट आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की सारी क्लासेस, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके क्लासेस हैं, सबका कंटेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, और भी दूसरे जो आपके स्टेट बोर्ड्स वगैरह होते हैं उनका भी कंटेंट आपको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मिलता है। बिसाइड दिस ओलंपियाड की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, सीयूईटी के लिए पढ़ रहे हैं, एनटीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, आईआईटी जेईई या नीट के लिए पढ़ रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश सुधार रहे हैं, इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, किसी भी और चीज़ के लिए अगर आप लगे हुए हैं, सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने के लिए मिलता है। सो जितना हो सके आप भाई इससे फ़ायदा उठाएं, जितना हो सके अपनी प्रिपरेशन को एज दें, जितना हो सके उतना ज़्यादा ज्ञान बटोरें, और ज्ञान शेयर करने की जो हमने मुहिम जलाई है, जो अलग जलाई है, इसका आप भी पार्ट बने, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कोई एम्पावरमेंट नहीं होता, ज्ञान से बड़ा कोई सशक्तिकरण नहीं होता, ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, कई बार मैं इसको रिपीट करता हूँ, बट स्टिल आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू। एक इंसान को एक दिन मछली दे दीजिए, आप उसका एक दिन का पेट भरेंगे, उसे मछली पकड़ना सिखा दीजिए, उसे मछली पकड़ने का ज्ञान करवा दीजिए, ज़िंदगी भर वो भूखा नहीं रहेगा। तो बस यही बात नॉलेज के साथ में है, आप नॉलेज से बड़ा एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। इससे जितना हो सके उतना बेनिफिट उठाएं, इससे जितना हो सके उतना फ़ायदा लें, अपना भी भला करें, देश का भी भला करें, तरक्की और उन्नति के रास्ते पर आगे चलते रहें। इसी नोट पे आपसे विदा लेंगे, एंड आई विल बी टेकिंग योर लीव। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।